आज जो हम हैं अपने +1 का है जो 4th चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके बारे में कुछ टॉपिक स्टडी करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहली बात तो बात करते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड है वो बनता क्यों है। तो उसके लिए कई थ्योरीज दी गई थी। इसमें से जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी कहते हैं, ये दी थी लेविस एंड कौशल ने। लेविस और कौशल दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी। वो इसलिए दी थी कि वो बताया था उसने कि जो भी कोई एटम्स आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है जिसको हम बॉन्ड कहते हैं, तो केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। तो उन्होंने काफ़ी स्टडी की और उन्होंने नोबल गैसेस को भी स्टडी किया जो कि स्टेबल थी, किसी रिएक्शन नहीं करती थी। तो उन्होंने ये पाया कि जो भी एटम है, जैसे ये एटम ए है, एटम बी है, तो कोई भी जो एटम है वो आपस में तभी रिएक्शन करेंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे जब उनके आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 से कम होंगे, लेस देन 8 होंगे। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो आपस में मिलते हैं और बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। इसको बाद में ऑक्टेट रूल के नाम से भी हम जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? सिंपली इसी थ्योरी का जो है एक सिंपल लाइन में समझा रखा है। ऑक्टेट रूल वो कहते हैं कि दो या दो से अधिक एटम्स डिफरेंट या सेम एलिमेंट के आपस में कंबाइन करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसके अंदर अपने 8 इलेक्ट्रॉन या फिर डुप्लेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स उन एलिमेंट्स पे लागू होता है जिनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम है, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते पूरा, ये करते हैं 2। और बाकी सभी के लिए वैलेंस सेल के अंदर, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए वो आपस में कंबाइन होते हैं। तो ये थी ऑक्टेट रूल। फॉर एग्जांपल हम बात करें, हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, ये 2 एटम हो गए हाइड्रोजन के। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 है। तो दोनों आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना लेंगे H2। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों ने अपने आउटर मोस्ट सेल में डुप्लेट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए दोनों कंबाइन कर गए और उन्होंने H2 नाम का मॉलिक्यूल बना लिया। तो मॉलिक्यूल कंपाउंड जो बनते हैं सेम या डिफरेंट एटम्स के बीच में, वो इसलिए होता है कि वो चाहते हैं कि वो भी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लें, जो कि नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन होता है। और हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम जो होते हैं इनके आउटर मोस्ट में काफ़ी कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये डुप्लेट पूरा करते हैं। तो यही थी ऑक्टेट रूल। अगर हम बात करें, जो ऑक्टेट रूल है ये सभी एलिमेंट्स पे लागू नहीं होता, सभी मॉलिक्यूल कंपाउंड में लागू नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्टेट रूल की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जो H2 मॉलिक्यूल है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होता है उस एटम का, वो क्या करता है? 2 करता है। तो उस केस में हम मान सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स 8 नहीं करते, कुछ एलिमेंट जो है अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा करते हैं जो कंबाइन होते हैं। तीसरी जो बात है नेक्स्ट, ये कहते हैं कि जब एटम्स कंबाइन होके कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड बनाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल AlCl3, BF3, BeCl2, ऐसे काफी आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी कंपाउंड्स केमिकली एग्जिस्ट करते हैं, पर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हम BeCl2 की बात करूं तो BeCl2 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बेरिलियम का जो है
बेरिलियम का जो है, अगर हम बात करें बेरिलियम का, तो बेरिलियम का ऑक्टेट तो पूरा नहीं होगा, हालांकि क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, क्लोरीन के ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और जो बेरिलियम है हमारे पास इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके सेंटर एटम के ऑक्टेट पूरे नहीं है और वो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो ये कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो तो नहीं कर रहे, तो इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो ऐसा कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये जो है लिमिटेशन में आएगा इसके हमारे ऑक्टेट रूल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, उनके सेंटर एटम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं इनके अंदर क्या होता है, जो सेंटर एटम होता है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आफ्टर रिएक्शन वो 8 से ऊपर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल SF6, PCl5। अब यहाँ जो PCl5 है इसके अंदर जो फॉस्फोरस होता है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब फॉस्फोरस जब Cl से रिएक्शन करेगा और PCl5 बनाएगा तो उसके 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 10 कैसे जाएंगे, 5 तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 5 को क्लोरीन से मिलेंगे जो 5 बॉन्ड बनेंगे, 10 हो गए। तो सेंटर एटम के पास क्या हो गया, 8 से ऊपर गए। सेम यहाँ पर जो सल्फर है इसके पास जाएंगे 12। तो ऐसे कई कंपाउंड्स हैं जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। इनके पास जो है या तो 8 से कम होते हैं या 8 से ज्यादा होते हैं सेंट्रल एटम के पास। नॉर्मली हमेशा जो है जब भी कंपाउंड बनता है तो जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड कैसा बने उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके अंदर बॉन्ड के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जैसे कि O2, NO2, NO, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अगर हम लेविस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो है आपको जो है 3 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड भी मिलेंगे, तो ये होते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो ये 3-4 जो चीजें बताई हैं ये अगेंस्ट द ऑक्टेट रूल है, तो ये लिमिटेशंस के अंदर काउंट की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो बॉन्ड क्यों बनता है ये तो पता लग गया। अब बॉन्ड कितने टाइप के बनते हैं, केमिकल बॉन्ड जो है कितने टाइप के बनते हैं उसके बारे में बातें करेंगे। तो हम बात करते हैं केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो है वो 2 टाइप के होते हैं। नॉर्मली जो है केमिकल बॉन्ड्स की जो है वो 2 टाइप होती हैं। एक जो है वो होता है आयनिक और एक होता है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड जो होता है ये बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब 2 एटम्स जो है, 2 से अधिक एटम जो है जब किसी कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर जो बॉन्ड बना है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, तो उसको हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। अगर वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना है, मतलब एक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और एक ने लिए हैं, तो वो कहता है आयनिक बॉन्ड। तो 2 टाइप के नॉर्मली बॉन्ड से बनते हैं। इसके बाद एक चीज और है, आयनिक बॉन्ड्स जो बनता है वो मेटल और नॉन मेटल से बनता है। जो मेटल उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है अपने ऑक्टेट्स पूरा करने के लिए। और कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो नॉर्मली जो है नॉन मेटल्स के बनता है। तो यहाँ पर जो है कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देता नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हुए हैं वो जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही एटम शेयर करते हैं। मैं एग्जांपल एक बताता हूँ आपको। आयनिक बॉन्ड के अंदर फॉर एग्जांपल हमने ले लिया MgCl2। MgCl2 एक आयनिक कंपाउंड है। तो MgCl2 को अगर हम बात करें तो Mg जो है मैग्नीशियम, इसके आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए जिससे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये आपको पता होगा, ये होता है 2 8 2।
तो ये इसके जो है लास्ट साइड में जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जब बॉन्ड बनता है, चाहे आयनिक बने या कोवलेंट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, तो इजीली वो लूज और गेन हो सकते हैं। अब Cl की अगर हम बात करें तो Cl का होता है 287। यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो मेटल है और क्लोरीन जो है नॉन मेटल। तो होगा क्या, अब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और मैग्नीशियम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो होगा क्या, जो मैग्नीशियम है जिसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 Cl से रिएक्शन कर लेगा, इससे रिएक्शन कर लेगा 2 Cl से। तो एक Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अगले Cl के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इसमें होगा क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा एक Cl को और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा अगले Cl को। तो वहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो उसका कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा 2-8। तो उसके आउटर मोस्ट में कितने आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +2 का आफ्टर कॉम्बिनेशन। और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो यहाँ पर जो Cl है वो कितने हैं, 2, और एक Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक Cl पे चार्ज कितना आएगा, 1 का। तो क्योंकि यहाँ पर 2 Cl है तो एक Cl के ऊपर 1 का चार्ज और 2 पे 2 का जाएगा। तो उस केस में क्या जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें Mg जो +2 है और Cl पे चार्ज कितना है, 1। तो इस तरीके से MgCl2 एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट और बताते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके अंदर जो वैलेंसी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे काउंट करते हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर मेटल ने जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं उस आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में वो आप गिन लें, वो कहलाएगी इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इस MgCl2 के अंदर इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी बनेगी, 2। अब ये 2 ऑप्शन है, या तो मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ये गिन लें, या नॉन मेटल से कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान वो आप काउंट कर लें, तो वो कहलाएगी उस आयनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे NaCl है, NaCl की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होती है क्योंकि यहाँ पर एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन Cl को देता है। अगर दूसरी हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होगी तो शेयरिंग के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये, जैसे फॉर एग्जांपल A और B इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका शामिल हुआ और एक B का, और इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर भी शेयर होंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर काउंट किया जाएगा और एक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी काउंट होगा, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काउंट होंगे, जिनको हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसके अंदर इस टाइप के कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होगा, नॉर्मल जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर क्या होता है, जो 2 एटम्स हैं जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो दोनों ही एटम्स जितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने दिए हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही शेयर करते हैं। जबकि एक जो दूसरा कोवलेंट टाइप का बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट या डायरेक्टिव बॉन्ड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एटम कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, ए के हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बॉन्ड के बनने के लिए किसने कंट्रीब्यूट किए हैं, ए ने, पर शेयरिंग करेंगे दोनों। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्टिव बॉन्ड क्या होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप ही है। इसके अंदर क्या होता है, कोई एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन देगा, जबकि जो दूसरा एटम है वो कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं देगा। मतलब कंट्रीब्यूट कोई एक करेगा पर वो जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए गए हैं वो शेयरिंग
दोनों के बीच होगी। जबकि यहाँ पर क्या है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए गए हैं वो दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे और दोनों उसको इक्वली शेयर भी करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड और जो है एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसको दिखाने के लिए एरो का इस्तेमाल होता है। ये एरो का इस्तेमाल ये बताता है कि किसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, टेल हमेशा उधर होगी जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस कोवेलेंट बॉन्ड को बनने के लिए, और हेड हमेशा उधर होगा जिसकी तरफ मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसके अंदर ये पता लग रहा है कि इस बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों एक हैं, क्योंकि बी ने यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। पर ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड ही है, क्योंकि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही शेयर करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है इस चीजों को समझ सकते हैं। अगली हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हो गया। एक होता है लेविस सिंबल। अब जो लेविस सिंबल है वो कैसे बनाते हैं? लेविस सिंबल के ही फायदे हैं, अगर हमारे पास लेविस स्ट्रक्चर हो तो हमें उसकी बॉन्डिंग के बारे में पता लग जाता है और हमें ये पता लग जाता है कि उसके अंदर जो एटम्स उनकी वैलेंसी भी क्या है, तो वो तो हम निकाल सकते हैं। पर हम बात करते हैं लेविस सिंबल बनाते कैसे हैं। तो लेविस सिंबल बनाने के लिए आपको जितने भी उसके अंदर एटम है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, वो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लें। अगर मान लो उसके ऊपर चार्ज है प्लस का तो उतने इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर देंगे उस टोटल इलेक्ट्रॉन में से, और अगर माइनस का है तो उतने इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो आप सेंटर में लगाएंगे और जो बाकी जो एटम्स हैं वो उसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और हमेशा ध्यान रखें कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन को आप हमेशा जो है टर्मिनल पोजीशन पे जो है उसको रखेंगे, ना कि उसको सेंट्रल में, क्योंकि उनकी वैलेंसी क्या होती है, एक होती है। तो इन बातों को ध्यान रखें। उसके बाद जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो सभी जो एटम्स हैं उनको सिंगल बॉन्ड्स जोड़ दें और फिर जितनी बॉन्ड्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए सभी का ऑक्टेट आप पूरा कर दें। अगर हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम है तो उसका डुप्लेट पूरा करना पड़ेगा और बाकी सभी के आपको ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास लेविस सिंबल बनाने का तरीका। कई बार क्या होता है कि जो है हमें जो सेंटर एटम होता है उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और साइड वालों के पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर देते हैं। चलो एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आयन है, उसका नाम है CO3-2 कार्बोनेट आयन। तो पहले मैं काउंट करूंगा कि इसके अंदर टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं। तो कार्बन के जो है कितने होते हैं, 4। तो कार्बन के हो गए 4 प्लस ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है अगर हम उसकी बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितने हैं, 3। तो इसके हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन 18 प्लस में इस पे चार्ज है, अगर माइनस का है तो जोड़ेंगे और प्लस का है तो घटाएंगे। तो यहाँ पर 2 चार्ज माइनस का, इसका मतलब इस पूरे आयन के ऊपर जो 2 चार्ज है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है, तो वो हमने 2 जोड़ दिए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 प्लस 4 प्लस 2, तो ये हो गए हमारे पास 24। मतलब हमें 24 इलेक्ट्रॉन्स को इन 4 एटम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है और सभी का ऑक्टेट पूरा करना है, तो वो हमारा बनेगा लेविस सिंबल। तो पहले मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। इसके अंदर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम होता है तो वो सेंटर में रखेंगे और ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, साइड में अरेंज कर देंगे। तो कार्बन सेंटर में कर लिया और ऑक्सीजन को मैंने कर लिया साइडों के अंदर, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब जिसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6, ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, कार्बन कितने होते हैं, 4 हो गए। अब हम पहले बनाते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है,
उससे पहले हमें एक काम और करना है, यहाँ पर जो है दो चार्ज एक्स्ट्रा है, दो इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा है। अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो हमेशा ध्यान रखें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन है। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन। तो ये जो दो का चार्ज है ये ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। इसके बाद कितने हो गए, 7। अब हम जो है बॉन्ड बनाना स्टार्ट करते हैं इसका। तो ये हमने पहला बॉन्ड बना लिया। अब देखते हैं क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इसका ऑक्टेट पूरा करके हम इसके एटम्स के चारों तरफ सर्कल कर देते हैं। ये सर्कल जो है आप ध्यान रखें, सर्कल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन शेड हुए हैं वो उसके पास आएंगे, प्लस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके पास रहेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअल एटम के होते हैं, वो दूसरे एटम के सर्कल में शेयर नहीं की जाती। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ये इसके पड़े हुए हैं, जो बॉन्ड में शामिल नहीं हुए, इन्हें कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं इनको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो बॉन्ड में शामिल हो गए ये दो इलेक्ट्रॉन, इन्हें कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो इसको बता दिया आपको। नेक्स्ट इसको पूरा करते हैं। अब सेम इसका भी ऐसा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होना बाकी है। तो पहले हमने एक बॉन्ड बनाया। जब एक बॉन्ड बनाया तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अभी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है तो पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी सेंटर के पास, तो हम एक बॉन्ड और बना लेंगे। ठीक है, और इसका भी जो ऑक्टेट है वो पूरा हो गया। 4 यहाँ से शेयर्स मिल गए और 4 इसके लोन पेयर में हैं, 8 हो गए। अब सेंटर का पूरा होना चाहिए तभी डायग्राम सही होगा। तो सेंटर का भी ऑक्टेट पूरा जो है कंप्लीट हो गया। 2 2 और 4 6 और 2 8। तो ये हमारे पास हो गया लेविस सिंबल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ये CO3-2 कार्बोनेट आयन जो है, इसके पास जो चार्ज है 2 का, वो चार्ज इन 4 एटम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हमें ये पता लगाना है कि किस एटम के ऊपर कितना चार्ज है, तो उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज, FC। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, निकालते कैसे इसको मैं समझा दूंगा आपको। इसके लिए पहले आपको जो है जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है उसका पहले आप लेविस डायग्राम सही बना लें और उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिफरेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के पास होते हैं जब वो फ्री स्टेट में होता है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होंगे जब वो किसी लेविस स्ट्रक्चर के अंदर होगा। तो इसका मतलब फॉर्मल चार्ज क्या है, फ्री स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम के, उसमें और जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको डिस्ट्रीब्यूशन में मिले हैं इन्हें लेविस स्ट्रक्चर, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते कैसे हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए, V - L -12 S। V हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम। जिस एटम का आप निकाल रहे हो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में जो होंगे उसकी वैल्यू आएगी। L आएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेविस स्ट्रक्चर के अंदर उसके पास लोन पेयर के रूप में, और S आएगा जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके शेड पेयर में, कितने इलेक्ट्रॉन शेड पेयर में। तो शेड मतलब एक शेड पेयर है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो वो 2 काउंट होगा। अगर 2
शेड पेयर हैं तो उसमें काउंट होगा 4। तो सिंपल सी बात है, जितने उस एटम ने बॉन्ड ना रखे हैं उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से आपको शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा। तो वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम के फ्री स्टेट में, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको इस डायग्राम के अंदर इस कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा वो निकाल के दिखाता हूँ। तो आप डायग्राम देख रहे हो कि इस कार्बन पे और 6 ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इनका फॉर्मल चार्ज आएगा 0 और इनके फॉर्मल चार्ज आएंगे -1। ठीक है, तो ये बात हम आसानी से पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग द कांसेप्ट फॉर्मल चार्ज। एक बात आप इसमें ध्यान रखें कि चार्ज हमेशा लेविस स्ट्रक्चर के अंदर जब आता है जब किसी के पास या तो उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसने ले रखे हैं, तो उस केस में ही फॉर्मल चार्ज आपको मिलेगा, नहीं तो चार्ज क्या रहेगा 0। जैसे यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इसमें चार्ज ही शेयर किए हैं, तो यहाँ पर इसमें चार्ज कुछ भी नहीं आएगा। अगर ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी से लेता या शेयर करता है इस डायग्राम के अंदर, तो उस केस में फॉर्मल चार्ज यहाँ पर आपको मिलता। तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4 माइनस कार्बन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्डिंग में यूज हो गए, तो 0 -12 इनटू s। अब शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन कितने हैं, तो कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए और एक बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं 2, तो कितने हो गए आपके पास 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है शेड पेयर में, तो फॉर्मल चार्ज इसका आ जाएगा 4 4 - 4 = 0। ऐसे ही अगर आपको निकालना है, फॉर एग्जांपल इस ऑक्सीजन का निकालना है, इस वाले ऑक्सीजन का निकालना है, इसका निकालते हैं। तो इसके ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जो फ्री स्टेट में है, इससे भी मतलब नहीं उसका, तो कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास 2 8 6। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कितने हैं उसके 6। इस डायग्राम से मतलब है नहीं इस चीज का, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फ्री स्टेट के अंदर। -L नॉन पेयर कितने हैं इसके पास, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 -12 कितने इसने बॉन्ड ना रखे हैं 1 बॉन्ड गिन लिया आप, जिस एटम का फॉर्मूला चार्ज निकालना है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं 2, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड होते हैं तो 4 मिलता है। ठीक है, तो 6 - 6 कितना हो गया 0 और यहाँ से कितना बचा -1, तो -1 ये -1। इस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज से निकाल सकते हैं। तो टॉपिक्स इसमें काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, इंटरेस्टिंग है, तो आप इनके ऊपर जो है काम कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।